स्टार्ट। ओके, लास्ट टर्न में हम लोग जो है आइसोबार्स, आइसोटोप्स और आइसोटोन्स इनकी चर्चा करते जा रहे थे। एक बार शॉर्ट में आज याद दिला देता हूँ। आइसोटोप्स आपको मालूम है, आइसोटोप्स कौन से थे जिनके एटॉमिक नंबर सेम थे। मैंने कहा फॉर एग्जांपल एक हमने लिया था 92 यूरेनियम 235 और एक आपने लिया था 92 यूरेनियम 238। इनके लिए कहा गया था एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मासेस डिफरेंट है। पीरियडिक टेबल में सेम प्लेस पर होंगे, सेम एलिमेंट रिप्रेजेंट करेंगे और सबसे खास बात इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी सेम होगी। दो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी डिफरेंट। ऐसा ही एक पेटेंट एग्जांपल कौन सा आता है आपका? एक पेटेंट एग्जांपल आता है 1H1 1H2 और 1H3 यानी कहा जाए प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का। नेक्स्ट आपने ध्यान दिया था एक आइसोबार्स होंगे। आइसोबार्स कौन से होंगे? एनरिच आपके मास नंबर सेम से बट द एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट, यानी आपसे कहा जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब टेक्निकल लैंग्वेज में बात करता हूं, द समेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज सेम। फॉर एग्जांपल 1H3 एंड 2He3 आपका जो मास नंबर है यानी कि P प्लस N, ये दोनों केसेस में आपका P प्लस N कितना आ रहा है? दोनों केसेस में 3 है, दोनों का सेम है बट the number of protons are different. Number of protons are different. In one case it is 1 and then it is 2. अलग अलग प्रोटॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर्स अलग होंगे, इसका मतलब एलिमेंट्स अलग होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी और सबसे खास बात इन द पीरियडिक टेबल दे विल एक्वायर डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस पर जाएंगे। कुछ एक एग्जांपल आपको याद रखने हैं 1H3 एंड 2He3। एक और फेमस एग्जांपल 6C14 एंड 7 and 14। Again the summation of proton and neutron which is the mass number A is the same for both the carbon and nitrogen but their atomic numbers, that means the number of protons are different, they are different element, one is carbon other one is the nitrogen, their chemical properties are different and definitely they will attain different positions in the periodic table। ये आपको समझ में आता है। आइसोटोन्स के बाद जो सबसे खास आता है जिसमें अक्सर लोग भूल जाते हैं या फिर अटक जाते हैं और वो था आपका कभी कभार एक आध बार क्वेश्चन आने वाला, वो था आपके लिए मिरर न्यूक्लियाई। मिरर न्यूक्लियाई पे आप जाएंगे, न्यूक्लियाई हैविंग द सेम मास नंबर सेम होंगे बट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर आपके इंटरचेंज होंगे। जैसे 3Li7 में आप जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इस केस में आपके पास है 3 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 7 - 3 दैट इज 4। बट इन केस ऑफ द 4 बेरिलियम 7 आप देखें ध्यान से, दोनों का एटॉमिक मास नंबर 7 ही है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का टोटल सेम है लेकिन नंबर्स अलग अलग है। इस 7 में 3+4 है, इस 7 में 4+3 है। वो अभी मैं एक बार में दिखाता हूँ, ध्यान देखें। इसका प्रोटॉन कितना आएगा? इसके प्रोटॉन होंगे 4 और आपके न्यूट्रॉन कितने होंगे? 3। इसका मतलब अगर हम कायदे से कहें दोनों को अलग अलग हम डिस्क्राइब करें तो ये जो है आपका Li ये 3+4 है, 3 प्रोटॉन प्लस 4 न्यूट्रॉन, जबकि ये आपका क्या है? ये आपका 4+3 है। दो द टोटल इज सेम, द मास नंबर इज सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इंटरचेंज। तो ये क्लियर हो गया होगा। ऐसों को हम क्या कहते जाते हैं? मिरर न्यूक्लियाई। इसके प्रोटॉन उधर हो जाते हैं, न्यूट्रॉन का नंबर इधर हो जाता है। ये जनरली याद रहेगा। फिर हम लोगों ने लास्ट टाइम पे एक छोटी चीज डिस्कस की थी, मैं उसको एक बार दोबारा ले लेता हूँ। वो हमने डिस्कस किया था मेन न्यूक्लियर रेडियस। न्यूक्लियर रेडियस में मैंने कहा था रदरफोर्ड सरी का एक्सपेरिमेंट आप करते हैं। रदरफोर्ड सरी का एक्सपेरिमेंट आपको बताने में कामयाब है कि जो न्यूक्लियस का साइज है ये एक फर्मी, और फर्मी बोले तो 10-15 मीटर, इसके ऑर्डर का कहीं ना कहीं होता है। दूसरी बात एक आती है न्यूक्लियस का साइज किस पे डिपेंड करेगा? तो डेफिनेटली ये आपको मालूम है न्यूक्लियस का साइज डिपेंड करेगा ओवर द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं 2He4, कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? इसमें आपके 4। लेकिन अगर मैं यही लिख दूं 4 जो जाए और लंबा ले लेता हूं 8 और 16 लेता हूं सीधा। क्या अंतर आएगा? ध्यान से देखें, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ाओगे अपने आप साफ नजर आ रहा होगा।
आपके न्यूक्लियस का साइज भी बढ़ेगा, यानी न्यूक्लियस का साइज आप कहीं ना कहीं देखेंगे रेडियस या जो भी उसकी साइज है वो काय के प्रोपोर्शनेट निकलेगी, वो प्रोपोर्शनेट निकलती है मास नंबर के। और जब मास नंबर के प्रोपोर्शनेट निकलती है तो द एग्जैक्ट एम्पिरिकल रिलेशन जो एग्जैक्टली हम कैलकुलेट करते हैं वो आपसे कहता है कि रेडियस प्रोपोर्शनेट होती है a रेज टू पावर 1/3 द क्यूब रूट ऑफ द एटॉमिक मास नंबर। और इसलिए यहाँ पर जब आप इक्वेट करते हैं देन वी आर गेटिंग r इज इक्वल्स टू r नॉट a रेज टू पावर 1/3। r नॉट आप कहेंगे व्हाट इज, कोई डाउट, r नॉट आप क्या कहेंगे, r नॉट आप कहेंगे इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू बता देता हूँ, ये होता है 1.2 फेम्टोमीटर, या आप सिंपल कह सकते हैं 1.2 फर्मी। और 1.2 फर्मी का मतलब है 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर -15, वो मैंने शॉर्ट में लिख दिया। दूसरा ध्यान देखना, जब रेडियस निकल आएगी तो आप इसकी हेल्प से, रेडियस स्फीयर की मालूम है तो आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो पहले ये रेडियस का एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि जितने हम कहना आप मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ाएंगे आपका रेडियस भी उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा। तो जो मैं करता एम्पिरिकल रिलेशनशिप आपको क्या शो करेगी, जो मैं यहाँ कह रहे थे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स इंडिकेट्स दैट द न्यूक्लियर रेडियस इज प्रोपोर्शनेट टू a रेज टू पावर 1/3। इसका मतलब है a मास नंबर है, यानी आप कह सकते हैं r प्रोपोर्शनेट a 1/3, या जो हमने कहा यहाँ पर आप जाएंगे तो r इज इक्वल्स टू r नॉट a 1/3। r नॉट अभी बता रहा था पीछे भी 1.2 फर्मी, या आप कह सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर। देन इसके बाद ये तो वही सेंटेंस है जो भी बगल में शो कर रहा था, 8 और 16 के साथ कहा था हैवियर न्यूक्लियाई आर बिगर इन साइज देन दी लाइटर न्यूक्लियाई। और जब इसको आप पढ़ लेते हैं तो फिर अब हम जो जिस चीज पर थे उस पर आगे बढ़ते हैं, वो हमारे लिए आता है न्यूक्लियर डेंसिटी। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमसे कभी कभार पूछा जाता है, और जो पूछा जाएगा डेंसिटी, आपको बचपन से मालूम है डेंसिटी की डेफिनेशन एक ही है। डेंसिटी की आपकी डेफिनेशन क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम पे जाओगे तो बिल्कुल सिंपली देखते हैं, डेफिनेशन वही है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये समझ में आ रहा है। यानी न्यूक्लियर डेंसिटी आर लिख गया है, इसको अपन करेंगे रो, रो इज इक्वल्स टू कितना होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम। अब आए देखें मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा। मास ऑफ न्यूक्लियस कुछ भी मैं लिख देता हूँ, मान चलो मैंने यहाँ लिख दिया 7n14। आपके नाइट्रोजन में कितने पार्टिकल मौजूद हैं, नाइट्रोजन में पार्टिकल मौजूद हैं 14। मैं मान के चलता हूं किसी भी एक पार्टिकल का मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, ये मैंने सपोज कर लिया कितना है m, जो भी m मौजूद हो, 14 पार्टिकल्स का मास कितना हो जाएगा, तो देखेगा दैट विल बिकम 14 इंटू एम, यानी हम कह सकते हैं ये हो जाएगा m इंटू ए। ये आपका हो गया टोटल मास। सेकंड वन इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको मालूम है, चलो यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ जिससे दिक्कत आए। मैंने कहा था एक, ये आपका ए है, एक पार्टिकल का मास कितना था m, तो ए पार्टिकल्स का मास कितना हो जाएगा, ये मास हो जाएगा अपने लिए ma। और जाओगे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम स्फेरिकल है, आप कितना रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, और 4/3 पाई आर क्यूब रखोगे तो अगले स्टेप में जाओगे ma, ये तो अपनी जगह मौजूद ही है, 4/3 पाई आर क्यूब मतलब 4/3 पाई। आपको याद आना चाहिए r हमने कितना लिया था, तो मैं याद दिला देता हूँ, r अपना कितना था, r वॉज r नॉट a 1/3, और r नॉट अब याद हो जाए 1.2 फर्मी, सही है ना। तो अब r का क्यूब करो, r का क्यूब करोगे तो कितना होगा, इसका क्यूब यानी कि r नॉट क्यूब, और एक बड़ी सिंपल चीज a 1/3 क्यूब, क्यूब रूट का क्यूब करोगे डायरेक्ट कितना आ जाएगा a। इससे जो सबसे अच्छा बेनिफिट मुझे मिलने वाला है वो क्या होगा, ये आपका a और a खत्म, सही है। और जैसे ये खत्म हुए तो ma अपॉन 4/3 पाई आर नॉट क्यूब, ज्यादा होगा तो 3 ऊपर ले लोगे। तो वही कैलकुलेशन आज जब आप करेंगे जो यहाँ पर लिखी है रो इज इक्वल्स टू, देखें कितना लिखा है ए, आप सॉरी ये मैंने गलत ये कैंसिल कर दिया, अपन इसमें थे, ये कैंसिल होना था। और जो इस पे आएंगे तो 3 ऊपर ले लें, 3m अपॉन
4 पाई आर नॉट क्यूब। इंटरेस्टिंग बात, मास ऑफ वन पार्टिकल है आपको मालूम है 1 AMU लेते हैं 1.6604 अभी एवरेज कन्वीनियंस के लिए, इंटू 10-27, पाई मालूम है 3.14, आर नॉट मालूम है 1.2 इंटू 10-15। यानी ध्यान से देखो ये पूरा का पूरा आपका एक कांस्टेंट है। तो यहाँ जो हम खास बात बताते हैं वो आपसे चर्चा की जाएगी किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से कि न्यूक्लियर की डेंसिटी, ये बहुत मजेदार बात है, न्यूक्लियस के साइज कम ज्यादा होते रहेंगे, न्यूक्लियस के नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कम ज्यादा होते रहेंगे। आपके पास 1H1 सलीका न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन होते ही नहीं है। आपके पास यूरेनियम 92-235 मौजूद है जिसमें आप देखेंगे 92 प्रोटॉन होते हैं और 92-235 का डिफरेंस देखोगे तो शायद 140 के आसपास इतने आपके तकरीबन न्यूट्रॉन होते हैं। तो कहाँ एक भी न्यूट्रॉन नहीं है और कहाँ प्रोटॉनों से 1.5 गुने न्यूट्रॉन है। आप कहीं भी चले जाए, मास बढ़ेगा, साइज बढ़ेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, लेकिन न्यूक्लियस की डेंसिटी एक इंटरेस्टिंग बात है। ये डेरिवेशन बता रहा है कि न्यूक्लियस की डेंसिटी ये कांस्टेंट होती है और कितनी होती है 2.38 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा 2.38 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब का मैं आपको थ्योरेटिकल मीनिंग बता देता हूँ। वैल्यू तो खैर आप याद कर ही लेंगे, फिजिक्स वाले का काम होता है मैथमेटिक्स से इतर, मैथमेटिक्स केवल वैल्यूज पर चलती है। फिजिक्स वाला ये भी बताता है भैया इसका मतलब क्या निकल रहा है। इसका बड़ा एक सीधा सा मतलब आता है कि अगर आप एक ब्लॉक बनाते हैं 1 मीटर बाई 1 मीटर का, और 1 मीटर बाई 1 मीटर का ब्लॉक कोई बहुत बड़ा ब्लॉक नहीं होता, 1 मीटर 3 फीट होते हैं, 3 फीट चौड़ा, 3 फुट ऊंचा और 3 फुट लंबा है। छोटा सा मैं कह दूं एक जो सिंपल बच्चों वाली छोटी टेबल आती है उतना बड़ा ब्लॉक बनाए। शर्त यह है कि ये पूरा ब्लॉक किससे बना होना चाहिए, केवल और केवल न्यूक्लियस से, किसी मटेरियल से नहीं, न्यूक्लियस केवल लेंगे। अगर इतने सारे आप न्यूक्लियस भर देते हैं तो इन न्यूक्लियस का वजन कितना आएगा वो आप देखें, वजन आएगा समझ आ जाता है। यानी अगर ऐसा डब्बा आपने अर्थ के एक किनारे पे रख दिया, अर्थ बेचारी उसी किनारे पे डूब जाएगी। बोलिए क्या हुआ, बोलिए इतना वजन रख दिया था हम सह नहीं पाए। मेरी बात समझ में आती है, थ्योरेटिकल एक हो गया। अब एक अंदाज लग जाता है कि जब भी कोई आपसे कहेगा द मास ऑफ न्यूक्लियस, अब आपको ये भी समझ में आएगा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में इस सेंटेंस का क्या मीनिंग था कि द टोटल मास ऑफ द एटम इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। हकीकत में न्यूक्लियस की डेंसिटी इतनी ज्यादा आ रही है कि बाकी पूरा न्यूक्लियस और बाकी पूरा एटम उसके मुकाबले होना या ना होना बराबर हो जाता है। क्या है मेरी बात समझ में आती है? हाँ ना बताएं फुर्ती से, बोले वाल को कोई डाउट इसमें? जी क्या बोली? एक और बार बता दूं, चलो कहां से बता दूं, यहां से बता दूं न्यूक्लियर डेंसिटी से कि ये वाला पार्ट बता दूं, ब्लॉक वाला, ठीक है। मैंने कहा था अपनी जो एक वैल्यू आ रही थी, ध्यान देखना, ये तो अपनी एक वैल्यू आ गई थी, ये तो समझ में आ गई होगी। एक्चुअली मैंने कहा था इन वैल्यूज का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। फिजिक्स बेटा मैथमेटिक्स की हेल्प से कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पे जाती है। फिजिक्स इसका नाम नहीं है कि आपने वैल्यू निकाल के रख दी, इसका अर्थ क्या होता है कहीं ना कहीं वो भी तो हमें समझ में आया। तो मैंने कहा था ये कितना आ रहा है 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मतलब समझ में आ रहा होगा 1 मीटर बाई 1 मीटर का हम एक ब्लॉक बना सकते हैं। 1 मीटर कितना होता है? तो मैंने कहा था 1 मीटर होता है 3 फीट। जैसे अगर आप देखें, आप लोग तो मेरी क्लास में आए, जो अपने बेंचेस डली होती हैं बेंचेस 5 फीट होती हैं, यानी उससे भी आधी बेंच लंबाई, उतनी ही लगभग 3 फीट चौड़ाई और 3 फीट गहराई, तो वैसे ही बेंच 2.5-3 फीट के आसपास ही होती है। इतना बड़ा है। मैंने कहा एक छोटी सी आप देखें सेंट्रल टेबल सरी की जो चीजें आती हैं, इस साइज के आप कोई टेबल ले लें, इसमें मैं मान चलता हूँ केवल और केवल क्या चीज भरी है, इस पूरे में केवल और केवल भरे हुए न्यूक्लियस। बस शर्त यह है एटम नहीं लिया जाएगा, क्या दूंगा, न्यूक्लियस भर दूंगा।
अगर न्यूक्लियस भर रहा हूं तो इस ब्लॉक का वॉल्यूम हो रहा है 1 मीटर क्यूब, इस ब्लॉक का वजन कितना आएगा, और इसमें 2.38 तो मैंने लिखे ही नहीं, कायदे से तो इससे दोगुना आएगा, लेकिन अपन ने तो 1 मान के कर दिया, इतने किलोग्राम। मैं दिख रहा है 10⁻17 ही लिखा है, इतने किलोग्राम का वजन, और कायदे से कहोगे तो आधा ही लिखा है, वास्तव में तो 2 इंटू है, यानी डबल होगा इसका। इतना वेट इस ब्लॉक का हो जाएगा। तभी मैंने कहा था इस टेबल को अगर तुमने कहीं धरती पे रख दिया या इस टेबल को ले जाके मून पे रख दिया तो बेचारा मून नीचे खिसक आएगा डर के मारे, बोले ये क्या रख दिया मेरी खोपड़ी पे, क्योंकि दिख रहा होगा वेट है, जबरदस्त वेट की हम बात कर रहे हैं। ये कह रहा था न्यूक्लियस इसीलिए जो है सबसे हैवियर पार्ट होता है, और आप कहते हैं 99.9% ऑफ द एटम या मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड विद इन द न्यूक्लियस, क्योंकि एटम से जब कंपैरिजन करोगे तो मास तो सिर्फ यही नजर आएगा, बाकी तो सब हवाई हवा नजर आएगी इसके कंपैरिजन में, इस डेंसिटी के कंपैरिजन में। अब ये क्लियर हो जाता है, हाँ ना बताएं। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, जो आप ये पढ़ लेते हैं इससे आपको ये चीज समझ में आती है। क्या समझ में आता है? नंबर 1, रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि आप चाहे छोटा न्यूक्लियस लें बिना न्यूट्रॉन वाला, चाहे आप यूरेनियम 92 U235 लें, भयानक बड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहता है? रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड इट मींस रो इज सेम फॉर ऑल एटम्स। और इसीलिए जो मैं आपसे बात कर रहा था, डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस इज मैक्सिमम एट इट्स सेंटर, डिक्रीजेस एज वी मूव आउटवर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से बाहर आती है तो डेंसिटी लगभग 0 हो जाती है। ये क्लियर है? क्योंकि उसके बाद हमें मान के चलेंगे हॉलो पार्ट है, कोई सेंस नहीं उसके बाद। और आगे बढ़ेंगे, अब कुछ एक छोटी छोटी चीजें और बात करेंगे जिन पे हम लास्ट टर्न पे जा रहे थे। लास्ट टर्न पे हम जहाँ जा रहे थे मैंने कहा था हम आपसे बात करेंगे अबाउट द न्यूक्लियर फोर्सेस। जब आप न्यूक्लियर फोर्सेस की चर्चा करना शुरू करेंगे तो न्यूक्लियर फोर्सेस का कंसेप्ट कहाँ से आता है, इसको ध्यान से सुने। आपने पढ़ा हुआ है कि जो न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड बाय प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो चलो न्यूट्रॉन्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल हैं, संत हैं, इनसे कोई दिक्कत नहीं है। जब आप कोई भी न्यूक्लियस बना रहे होंगे और इस न्यूक्लियस में अगर आप प्रोटॉन्स भरते हैं, क्या आपको समझ में आता है ये जो प्रोटॉन्स हैं इनके बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन काम करेगा। और आपको मालूम है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर के सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलॉम्बियन फोर्स माना जाता है। अगर ऐसा है तो जो आपने बॉल्स रखी है, मैंने बॉल्स कहता हूँ, वैसे तो न्यूक्लियस में आप बॉल भर दें, कहीं भी आप बॉल का बंच बनाना चाहें वैसे ही नहीं टिकेगा। चलो कोई कहेगा नहीं सर शायद बॉल आपस में ग्रेविटेशन एवरिटेशन से थोड़ा बहुत अट्रैक्ट होके बनी भी रहे, पर हियर इन दिस केस these two protons are experiences a very high repulsive force। इसका मतलब जब आप कोई भी हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं तो बेचारा बनने से पहले ही बिखर जाएगा। कारण समझ में आ रहा है क्यों? प्रोटॉन सब बाहर भाग जाएंगे एक दूसरे को रिपेल करके। और अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है प्रैक्टिकल कहता है न्यूक्लियस इज द मोस्ट स्टेबल पार्ट ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल पार्ट है। पिछले साल आपने पूरी केमिस्ट्री पढ़ी होगी, आयनाइजेशन, एक्साइडेशन, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, ये वो फलाना ढिकाना। कभी आपने ध्यान दिया हमारी सारी कार्रवाई ऊपर तक रह जाती है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नीचे होने तक। कभी तुमने सुना प्रोटॉन ऊपर आ गया, प्रोटॉन घुस गया? सुनोगे ही नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस इतना स्टेबल होता है कि न्यूक्लियस से छेड़छाड़ का अर्थ है हिरोशिमा और नागासाकी से बड़े दुर्घटनाओं को अंजाम देना। मेरी बात क्लियर है? ये जो आपके इवेंट्स थे ये न्यूक्लियर रिएक्शंस यानी फिजन या फ्यूजन विच आर रिएक्शंस रिलेटेड विद द न्यूक्लियस है। तो मैंने कहा न्यूक्लियस तक तो आप नॉर्मल केमिस्ट्री में कभी पहुंच ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। इतनी स्टेबिलिटी वाला पार्ट और इतने रिपल्सिव फोर्स के साथ ये कॉन्ट्राडिक्शन कैसे सॉल्व होगा? इस कॉन्ट्राडिक्शन को सॉल्व करने के लिए एक जापानी साइंटिस्ट आता है, और जापानी साइंटिस्ट का चलो मैं नाम लिख देता हूँ, तो पीले पीले से वैसे ही दिख रहा है, युकावा। हटो, इसी को गोला मार देता हूँ। युकावा नाम के एक साइंटिस्ट ने, जापानीज साइंटिस्ट ने इस पूरी प्रोसेस को एक्सप्लेन किया।
सबसे पहली चीज तो उसने बताई कि अगर आप चाह रहे हैं दीज प्रोटॉन्स मस्ट रिसाइड टुगेदर इनसाइड अ न्यूक्लियस, देन देयर मस्ट बी एन हाईली अट्रैक्टिव फोर्स। न्यूक्लियस के अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए, और इतना अट्रैक्टिव हो कि वो इन रिपल्सिव फोर्सेस को, जो भागे जा रहे हैं, उनको भी दोनों हाथ से पकड़ के वापस घसीट लाए। बोले कहाँ जा रहे हो, तो इसका मतलब ध्यान देखना, न्यूक्लियर फोर्स होना चाहिए। मैं इन शॉर्ट लिखता हूं, न्यूक्लियर फोर्स आपका होना चाहिए कम से कम 100 गुना एफ इलेक्ट्रिक से, इलेक्ट्रिक रिपल्शन से। जो प्रोटॉन बाहर भागने की तैयारी में है, ये उनकी भी कॉलर पकड़ के वापस घसीट के ले आए। बोले बाहर नहीं जाने दूंगा, चुपचाप यहाँ बैठो। तो ये न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। अब इसके बारे में हम स्टेप दर स्टेप बात करते हैं। पहले शुरुआत की लाइन पढ़ देते हैं। ये आपसे कहता है फोर्स, जो अभी चर्चा कर रहा था, स्टेप चलेंगे। फोर्सेस दैट कीप द न्यूक्लियॉन्स बाउंड इन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियॉन्स को बंधा हुआ रखेंगे, आर कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस। अब जो हम बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज वेल एज ग्रेविटेशनल फोर्स कैन नॉट कीप द न्यूक्लियॉन्स बाउंड। ये दोनों फोर्स आपके न्यूक्लियॉन्स को नहीं रख सकते, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक तो रिपल्शन होगा प्रोटॉन्स में, न्यूट्रॉन्स में लगेगा नहीं, और ग्रेविटेशन तो हमें मालूम है सबसे कमजोर फोर्स होता है, तो इनकी तो कोई वैल्यू नहीं है ग्रेविटेशन की। तो न्यूट्रॉन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक की कोई वैल्यू नहीं है, और प्रोटॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक उल्टा है, वो तुम्हारे लिए घातक है। क्या कह रहा है, कैन नॉट कीप द न्यूक्लियॉन्स बाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ वेरी स्मॉल साइज, देन टू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस, आपकी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए कंसेप्ट ऑफ ए न्यू फोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स वाज गिवन बाय अ जापानीज साइंटिस्ट युकावा। क्या है, मेरी बात क्लियर हो जाती है? कैसा माना गया, जो मैंने आपको यहाँ हिंट दी, क्या हिंट दी, न्यूक्लियर फोर्स वाज, सॉरी, दिस न्यूक्लियर फोर्स वाज एज्यूम्ड टू बी अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन द कूलॉम्बियन रिपल्सिव फोर्स। ग्रेटर क्यों मैंने मानना पड़ा? जो मैंने सिंपल हिंदी में सिंपल शब्दों में कहा था, दो प्रोटॉन रिपेल होकर भाग रहे हैं, ये उनकी खोपड़ियां खींच के वापस बिठा दे, चुप बैठो। तो मैंने कहा ग्रेटर होना चाहिए, बाद में बताऊंगा, अभी 100 टाइम्स होता है, प्रॉपर्टीज में आपको अलग से मिलेगा। अब एक सवाल आता है, ये जो आपका न्यूक्लियर फोर्स है, ये आया कहाँ से? ये एक बेसिक सवाल है, कैसे डेवलप हुआ? मास की वजह से नहीं है, चार्ज की वजह से नहीं है, तो फिर कहाँ से आ रहा है? तो युकावा ने इसलिए एक प्रोडिक्शन किया था, वो हम पहले यहाँ दिखाता हूँ। उसने क्या प्रोडिक्शन किया, न्यूक्लियर फोर्स अराइज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स नोन एज पाई मेसॉन्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। उसने माना न्यूक्लियॉन्स के बीच में पाई मेसॉन नाम के एक अल्टीमेट पार्टिकल का एक्सचेंज होता है, और उसकी वजह से आपका ये फोर्स डेवलप होता है। अब जब ये डेवलप होता है, तो चलो पहले मैं इसकी कहानी बता देता हूँ, फिर मैं इस पर जाऊंगा ये आपका पाई मेसॉन ट्रांसफर होते हुए करते क्या है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक, पहले हम बात करते हैं एक दूसरी चीज की, कि आखिरकार पाई मेसॉन क्या कर लेगा। एक्चुअली पाई मेसॉन आप देखेंगे एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में बैडमिंटन की शटल कॉक की तरह एक्सचेंज होते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, वो भी मैं रिएक्शन में शो करूंगा। तो लोगों ने पूछा यार इससे क्या है, अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बैडमिंटन खेलने लगे तो इससे तुम्हारे न्यूक्लियर फोर्स का क्या लेना देना है? इसको उसने ध्यान देखना, इसको उसने जिस ढंग से समझाया, ये कहलाती है डॉग बोन एनालॉजी। डॉग बोन एनालॉजी मतलब कुत्ते की हड्डी, हाँ लिटरली वही है। अब आप पूछेंगे कैसे, मैं सिंपली बात करता हूँ, दो एग्जांपल दूंगा, ये जो उसने एनालॉजी है वो भी, और जो मैं बैडमिंटन की शटल कॉक की बात कर रहा था वो भी। डॉग बोन एनालॉजी एक चीज बताती है, मान के चलें, आपने कभी एक बात ध्यान दी, एक कुत्ता जब भी दूसरे डॉग को देखता है हमेशा गुर्राएगा, भौंकेगा, यानी आपको नजर आएगा दो डॉग्स एक दूसरे को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, सहन नहीं करते, गुर्राते ही मिलेंगे, यानी उन्हें कहा जाता है एनेमीज। और जब दो डॉग्स एनेमीज हैं, आप एक छोटा सा काम करें, दो डॉग्स के बीच में एक हड्डी का टुकड़ा डाल दें, क्या ख्याल है क्या होगा? बताओ। है दौड़ेंगे,
हड्डियां खींचेंगे, और अगर अपने जैसे मेस्टी जैसे दो मिल गए तो युद्ध महायुद्ध नहीं विश्व युद्ध हो जाएगा, है ना। ठीक है, लेकिन अगर विश्व युद्ध भी हुआ तो आपने क्या एक बात ध्यान दी है, जब तक ये हड्डी मौजूद रहेगी इस हड्डी का क्या होगा, एक कुत्ता खींच लेगा, दूसरा पकड़ लेगा, वो खींच लेगा, ये पकड़ लेगा, वो खींचेगा, और जब तक ये खींचतान चलती रहेगी दीज टू डॉग्स, ये दोनों दो कुत्ते कट्टर दुश्मन है, बट एज द बोन इज एक्सचेंजिंग बिटवीन देम, जब तक ये हड्डी का टुकड़ा दोनों के बीच एक्सचेंज होगा, दोनों डॉग इकट्ठे बने रहेंगे, वो हड्डी छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। दैट इज द कंसेप्ट। अब यहाँ जो हम बात कर रहे थे इसी को हम शटल कॉक के सेंस में कहा था, बैडमिंटन उसमें भी समझाऊंगा। दो प्लेयर्स बैडमिंटन खेल रहे हैं, तुमने ध्यान दिया है, जब तक ये शटल का एक्सचेंज होता रहेगा तब तक वो खिलाड़ी मैदान से नहीं भागेंगे। ये शटल क्या कर रही है, उन दोनों को ज्वाइंट किए हुए है, शटल उन दोनों को इनडायरेक्टली पकड़े हुए, जब तक वो चलती रहेगी इधर से उधर तब तक ये दोनों रुके रहेंगे। और आप बैडमिंटन बंद करा दें, शटल हटा दें, एक अपना अलग कहीं और चला जाएगा, दूसरा कहीं अलग चला जाएगा। तो दैट इज द रोल ऑफ द पाई मेजॉन। अब इस रोल को हम एक बार स्लाइड से देखते हैं, फिर आपको डाउट हो तो मुझे पूछना। पहले तो मैं बात कर रहा था पाई मेजॉन का एक्सचेंज होता है। ये युकावा ने कहा कि पाई मेजॉन क्या होते हैं, उसने कहा पाई मेजॉन अपने पास बहुत अल्टीमेट पार्टिकल होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। तीन टाइप कौन सी होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ये आप कह सकते हैं जीरो, पाई प्लस पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव एंड पाई न्यूट्रल। Force between neutron and proton is due to the exchange of these mesons। जो इन दोनों मेजॉन का एक्सचेंज हो रहा है, न्यूक्लियर फोर्स का कारण यही है। जैसे मैंने कहा था बैडमिंटन की शटल कॉक या दो कुत्तों के बीच में हड्डी। आओ फिर क्या होगा, कैसे, तो देखो ध्यान से, रिएक्शन ध्यान से देखो, ये समझ में आएगी। ये कह रहा है प्रोटॉन है, प्रोटॉन ध्यान देखना क्या करेगा, प्रोटॉन इस न्यूट्रॉन को एक पाई मेजॉन देगा, प्रोटॉन से एक पाई मेजॉन खिसका तो न्यूट्रॉन के पास आया, परिणाम क्या आएगा, न्यूट्रॉन ध्यान देखना प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है विद पाई नेगेटिव। अब आप कहेंगे रिएक्शन समझ में नहीं आ रही, ध्यान से देखो, ये याद रखना, क्या तुम्हें ध्यान है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग दोनों का मास एक ही होता है। अगर हम बात करें, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक एएमयू के होते हैं। जो मास में डिफरेंस आता है वो भी कहा जाता है पाई मेजॉन की वजह से ही आता है। अभी पाई मेजॉन को थोड़ी देर के लिए मास को छोड़ दो, तुम तो ये देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों 1 एएमयू के हैं। तो फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में फर्क क्या है, केवल इतना फर्क है कि प्रोटॉन के पास चार्ज है और न्यूट्रॉन के पास नहीं है। यानी अगर प्रोटॉन अपना चार्ज हटा दे, बोले मुझे नहीं रखना चार्ज, ये रखा, हट, भगा दिया चार्ज, तो तुम्हें समझ में आता है जैसे ही प्रोटॉन अपना चार्ज हटा देगा, प्रोटॉन की जगह ये क्या कहलाने लगेगा, ये कहलाने लगेगा न्यूट्रॉन। बताएं कितनों को मेरी बात समझ में आई, नहीं आई हो तो मैं रिपीट करूंगा, रिपीट कर दे, ठीक है मैं कर देता हूं। मैंने कहा था पहले मुझे बताएं, अपने पास एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे जब आप जाते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिफरेंस क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर बोथ द न्यूक्लियॉन्स, स्फेरिकल पार्टिकल है, सेम साइज सेम मास के हैं। केवल एक अंतर है, और वो अंतर क्या है, प्रोटॉन के पास आपके पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज है इस पार्टिकल पे तो प्रोटॉन कहलाएगा, और अगर नहीं है तो वही न्यूट्रॉन कहलाएगा। दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्या आप मेरे इस बात से सेटिस्फाइड हैं, हाँ या ना बताएं। ठीक, तो एक काम करते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज में से निकाल लेते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज को हमने किया अलग, मैंने कहा हटो। ये इस प्रोटॉन ने क्या किया, अपना पॉजिटिव चार्ज फेंक दिया, बोले अब मुझे अपना पॉजिटिव चार्ज मुझे नहीं रखना, ये ले जाओ, चार्ज अकेला, सही है। क्या आपका ध्यान जाता है, जैसे ये प्रोटॉन, ये पहले क्या हुआ करता था, किसी जमाने में प्रोटॉन था, इसने अपना जैसे ही पॉजिटिव चार्ज फेंका अलग कर दिया तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अब तो ये न्यूट्रॉन कहलाएगा ना, क्योंकि इसका चार्ज खत्म हो गया।
अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यही पॉजिटिव चार्ज कहलाता है पाई मेजॉन, अकेला पॉजिटिव चार्ज क्योंकि जरा से मास के साथ होता है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं। इसलिए आप देखें प्रोटॉन जब भी ब्रेक होगा, प्रोटॉन ने क्या किया, अपने दो टुकड़े कर लिए, चार्ज अलग और मास अलग, सो ये कहलाएगा पाई मेजॉन, ये कहलाएगा न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। ऐसे आप देखेंगे क्या न्यूट्रॉन पाई मेजॉन कर सकता है, हाँ बिल्कुल। न्यूट्रॉन क्या होता है भैया, न्यूट्रॉन मतलब चार्ज जीरो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो पढ़ रखा है, न्यूट्रॉन का एक्चुअल चार्ज कितना होता है, जीरो, सही है। अब इस न्यूट्रॉन ने काम किया, न्यूट्रॉन ने अपनी जेब से एक पाई माइनस दिया, क्या तुम्हें दिखता है अगर न्यूट्रॉन में से एक माइनस निकालोगे तो कहीं ना कहीं एक प्लस डेवलप हो जाएगा, चेक कर लो, प्लस माइनस का टोटल जीरो ही है ना तो ये जो इसने चार्ज नेगेटिव चार्ज बाहर निकाल दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया, और जिस न्यूट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो न्यूट्रॉन नहीं कहलाता, वो प्रोटॉन कहलाता है। तो इसलिए देखें ध्यान से, यहां भी आपका चार्ज ये बाहर निकाल दिया गया, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है। एक्चुअली क्या होगा, एक्चुअली होगा, ध्यान से देखो, अगर तुम्हें देखे जैसे एक एग्जांपल किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव का दिखा देते हैं। पॉजिटिव या नेगेटिव का एग्जांपल ये है कि सपोज करें ये पार्टिकल और ये दूसरा पार्टिकल, दोनों एक ही पार्टिकल है, इनमें से एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, क्या होगा ध्यान देखना ये पार्टिकल इसको पॉजिटिव चार्ज देगा, और जो पॉजिटिव चार्ज देगा वो मैंने कहा ये होगा पाई प्लस, मान चलो ये प्रोटॉन था, प्रोटॉन ने क्या किया, बोले ये लो पाई पॉजिटिव, और ये सपोज करो था न्यूट्रॉन अभी पहले पार्ट में। अब जैसे ही इसके पास आएगा ये प्रोटॉन बन जाएगा, लेकिन ये बोला मुझे नहीं रखना, तुम रखो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये दोनों पार्टिकल बगल में खड़े हैं, ये इसको देके ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, ये प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, फिर अगली बार में ये उसको पकड़ा देगा तो ये न्यूट्रॉन हो जाएगा, वो प्रोटॉन हो जाएगा। वो क्या रहा है, दोनों पार्टिकल्स के बीच में ध्यान से देखें केवल पाई मेजॉन की शटल कॉकिंग चल रही है, केवल पाई मेजॉन इधर से उधर एक्सचेंज हो रहा है। देखें बहुत ध्यान से, समझ में आता है नहीं? नहीं, मैंने कहा दो पार्टिकल, सुविधा के लिए उनके नाम मैंने क्या रख दिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, कुछ भी रख सकते हो। प्रोटॉन ने क्या किया, पाई पॉजिटिव हटाया, जैसे ही हटाएगा तो न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया, पी पॉजिटिव चार्ज लेके प्रोटॉन में, और प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रॉन में। लेकिन ये चलेगी, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल गया पॉजिटिव चार्ज लेते ही, लेकिन वो भी कहेगा मैं काय को रखूं, तो वो भी आप देखना पाई मेजॉन वापस करेगा, जैसे ही वापस करेगा वो प्रोटॉन से फिर न्यूट्रॉन हो जाएगा, ये न्यूट्रॉन से फिर प्रोटॉन हो जाएगा, यानी इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में पाई मेजॉन जाएगा फिर आएगा फिर जाएगा फिर आएगा, ये मैच चलता रहेगा। और जब तक ये मैच चलता रहेगा तब तक ये दोनों पार्टिकल आपस में सेपरेट नहीं हो पाएंगे, आपस में एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगे। क्या ये क्लियर हो जाता है अब? हाँ ना, मुझे बताएं। बोलो बाल को फुर्ती से। यस सर। ठीक है ना, और बस यही थी डॉग बोन एनालॉजी जिसकी हम बात कर रहे थे। डॉग बोन एनालॉजी आपसे यही कहती हुई जाती है, जिसमें मैंने बैडमिंटन की शटल कॉकिंग भी कहा था सिंप्लिसिटी के लिए, ये आपसे यही कहेगा क्या कहता है, मैं आराम से पढ़ देता हूँ। ये आपसे कहता है डॉग बोन एनालॉजी में पढ़ने में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? एक बार अपने फोन पे चेक कर लो, पढ़ने आ रहा है? नहीं आ रहा पढ़ने? और बड़ा करूँ थोड़ा सा? नहीं, बढ़िया है। नहीं आया? स्क्रीन क्लियर नहीं है। स्क्रीन क्लियर नहीं है, और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, वैसे तो इससे ज़्यादा बड़ा करूँगा तो बोर्ड से बाहर जाता है ना।
देखो ये स्क्रीन तो एक आध सेकंड में वापस आ जाती है, तो कई बार नेटवर्क हल्का दिक्कत देते हैं। आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है, ठीक है। हाँ देखें, ये आपसे कहता है सिंस दीज फोर्सेस आर हाईली कॉम्प्लेक्स इन नेचर, ये फोर्सेस आपके कैसे हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस, इनका नेचर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। सो द एबव इंटरैक्शंस कैन बी एक्सप्लेन्ड, इसलिए इन इंटरैक्शंस को, जो अभी हम बात कर रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव का चेंज होना, कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द डॉग बोन एनालॉजी, इन्हें आप डॉग बोन एनालॉजी की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या मोबाइल डाटा पे अपना ना वाईफाई पे आ रहा है कि नहीं आ रहा? सही बढ़िया है। यार एक आध सेकंड के ब्लर होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब तो आ रहा होगा यार, अभी साफ नहीं आ रहा क्या? ठीक है, एक आध सेकंड के लिए ब्लर, उससे कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने कहा अकॉर्डिंग टू विच क्लियर है, बस बढ़िया। अकॉर्डिंग टू विच वी कंसीडर द टू इंटरएक्टिंग न्यूक्लियॉन्स, हम दो इंटरएक्टिंग न्यूक्लियॉन्स को कंसीडर करते हैं टू बी टू डॉग्स, किसकी तरह? दो डॉग्स की तरह, यही कह रहा था ना? नहीं, अपना वाला सो रहा है। एंड मेजॉन पार्टिकल एज ए पीस ऑफ कॉमन बोन, मेजॉन पार्टिकल उन दोनों के बीच क्या है, कॉमन बोन की तरह एज्यूम कर ले। यही एग्जांपल दे रहा था, मैं पढ़ा देता हूँ बस। क्लेंच्ड इन बिटवीन देयर टीथ, जो उनके जबड़ों में जकड़ी हुई है, फंसी है। Each of the two dogs tries to snatch the piece of bone from the other, हर डॉग दूसरे से बोन छीनने की कोशिश कर रहा है, तो क्या होगा? So the bone is rapidly exchanged between the two dogs, तो ये बोन उन दोनों के बीच में रैपिडली एक्सचेंज होगी। as neither of them can part with it, कोई भी इसको ले जाके भाग नहीं सकता, कोई उसके टुकड़े को ले जा नहीं पाएगा। तो क्या होगा? दे सीम टू बी बाउंड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से बंधे हुए नजर आते हैं। मैंने कहा था जब तक वो हड्डी रहेगी तब तक कुत्ते वहां से नहीं हिलने वाले, वो उस जगह को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, खूब लड़ लेंगे लेकिन रहेंगे एक साथ। तो क्या था? दे सीम टू बी बाउंड टू ईच अदर विद अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच इज द बोन एज यूजुअल। थ्रो दो द डॉग देमसेल्व्स आर स्ट्रॉन्ग एनिमीज, डॉग्स खुद अपने आप में स्ट्रॉन्ग एनिमीज है, फिर भी बचे हुए हैं। तो मैंने कहा था द मेजॉन प्लेज द सेम रोल ऑफ द कॉमन बोन इन बिटवीन द टू न्यूक्लियॉन्स एंड दस ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ पाई मेजॉन्स टू न्यूक्लियॉन्स बाउंड टुगेदर इन द न्यूक्लियस, और इसके चलते आपके दो न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस में बाइंड बने रहते हैं, ये न्यूक्लियस छोड़ के जा ही नहीं सकते। क्या अब ये कंसेप्ट क्लियर होता है? हाँ या ना बताएं, बोलो आपको फुर्ती से हाँ ना तो बोल दो। चले, अब जो हम बात कर रहे थे कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज, इन पे जरूर आपका एक आध क्वेश्चन बनता है, इसको जरूर ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। वैसे ज्यादातर हमने जो है डिस्कस कर ही दी है, तो जो ऐसे मिल जाएंगी। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी बताता है न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स। स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स, शुरू में ही कह रहे थे सबसे स्ट्रॉन्ग अपना फोर्स कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर ये कमजोर पड़ गया तो दो प्रोटॉन खुल के बाहर हो लेंगे, तो इसलिए कहा न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज, कितने गुना हैवियर होता है? ये शुरुआत में नहीं लिखा था मैंने, जब पहला पढ़ा रहा था मैंने लिखा था Fn इज इक्वल्स टू होता है 100 इंटू Fe। न्यूक्लियर फोर्स आपका इलेक्ट्रिक फोर्स से लगभग 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। और आगे जाएंगे कूलॉम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो तुम कंपैरिजन ही नहीं करो तो बेहतर है। ग्रेविटेशनल फोर्स से कितने गुना है? 10 रेज टू पावर 36 टाइम्स, इसलिए इसको 100,000 के बारे में तो अपन सोचेंगे नहीं। न्यूक्लियर फोर्स बीइंग मच ग्रेटर देन कूलॉम्स रिपल्सिव फोर्स, ये मच ग्रेटर देन है कूलॉम रिपल्सिव फोर्स, इज एबल टू कीप द न्यूक्लियॉन्स बाउंड इन स्मॉल रीजन, इसीलिए ये एबल है, सक्षम है
न्यूक्लियॉन्स को एक छोटे से क्षेत्र में बांधे रखने के लिए। देन आपसे क्या कहता है, न्यूक्लियर फोर्सेस इज मेनली एन अट्रैक्टिव फोर्स। अब अगली एक बात बताते हैं, न्यूक्लियर फोर्स पे जब आप जाएंगे तो मोस्ट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स आपसे बताया जाता है अट्रैक्टिव होता है, लेकिन इस अट्रैक्शन के साथ एक गड़बड़ और है, चूंकि अट्रैक्शन नहीं है, ये भयानक वाला अट्रैक्शन है। लड़कियों, तुमने कभी घर में रोटी बनाई है? कोई लड़की बेचारी प्रेजेंट है कि नहीं, पहले ये देखना पड़ेगा। बनाई है कभी आपने? जब रोटी बनाते हैं तो प्रारंभिक प्रक्रियाओं में आटे के 2 गोले बनाए जाते हैं। आप एक काम करें, आटे के 2 गोले लें और उनको ऐसे दबा दें, क्या होगा? मिक्स भी हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपने ध्यान नहीं दिया। आपके 2 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं कितने फोर्स से? 100 टाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, और ग्रेविटेशन का तो नाम ही मत लेना, ग्रेविटेशन के 10⁻36 टाइम्स से आ रहे हैं। अगर ये प्रोटॉन पास आएंगे फोर्स बढ़ता जाएगा। तुमने ध्यान नहीं दिया, ये आटे के 2 गोले हो जाएंगे। इसका मतलब आपका न्यूक्लियस कोलैप्स कर जाएगा। हो गई समस्या। इसलिए हमें एक चीज माननी पड़ी, हमें मानना पड़ा कि ये फोर्स मेजर पार्ट अट्रैक्टिव होता है, यहाँ तक अट्रैक्टिव रहेगा। 99% हिस्सा क्या होगा? अट्रैक्टिव। लेकिन बिल्कुल लास्ट में 1%, जब ये बिल्कुल पास आ जाएंगे, उस समय न्यूक्लियर फोर्स का जो नेचर है वो कैसा होता है? रिपल्सिव, यानी ठीक कोलैप्स करते समय उन्हें रोक भी देगा। बोले भैया थोड़ा डिस्टेंस भी रखो, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा नहीं तो आधा पालन तो करो ना, ठीक है ना। इसलिए देखेगा यहाँ पर जो अगली चीज आती है वो क्या कहता है आपसे, न्यूक्लियर फोर्सेस मेनली अट्रैक्टिव फोर्स, द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद द डिस्टेंस आर बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स इज शोन इन फिगर। ये फिगर आपकी स्लाइड में नहीं है, आपकी शीट में है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ कहीं कहीं मुझे जगह मिलेगी तो बिल्कुल मिलेगी, मेरे पास तो जगह ही जगह है कि नहीं। ये जो आपका पोटेंशियल एनर्जी का आपका रिलेशन दिखाया जाता है, इस रिलेशन को मैं दिखाता हूँ, ध्यान से इधर देखें। ये रिलेशन आपका होता है चलो थोड़ा और बीच में लेता हूँ ना, मैंने मजे के लिए। इतना अपन छोटा क्यों बना रहे हैं? अपने पास तो भयानक जगह में भूली आते हैं। मेरे पास इनफाइनाइट बोर्ड है, मैं जितना चाहूँ उतना खींच सकता हूँ। देखें ध्यान से, ये आपका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अभी मैं और इस नाम से लिखूंगा, ये डिस्टेंस आपके लिए लिख दूंगा r0। ये आपका r ग्रेटर देन r0, और ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा है आपके लिए r लेस देन r0। पहले तो 1 सेकंड में देखें कि आपको ग्राफ बिल्कुल साफ देखने में आ रहा है, सभी को नहीं आ रहा? आ रहा है, बढ़िया। अब बहुत ध्यान से मेरी बात देखना, थोड़ा ग्राफ 2-3 बार बनाया कि बीच में से चोचू से निकले आई है, बाकी ग्राफ स्मूथ होता है, वो चिंता मत करना, ठीक है। जब ध्यान देखना, हम ये बात कर रहे थे कि आपका न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या सिंपली न्यूक्लियर फोर्स कैसा होता है। तो आप देखो, न्यूक्लियर फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी, ये आपको दिख रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? नेगेटिव, और ये पोटेंशियल एनर्जी है पॉजिटिव। इस बात की चर्चा हम पिछले चैप्टर्स में भी कर चुके हैं। पिछले उसमें जब आपकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, याद आता है, एटम के लिए हमने इलेक्ट्रॉन निकाले थे और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाली थी -13.6/n²। वहाँ भी याद दिलाया था कि पिछले साल तुम ग्रेविटेशन तक में पढ़ चुके हो कि अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है देन इट इज अ अट्रैक्टिव और बाउंड सिस्टम। कितनों को ये बात याद आई? याद आता है जब क्वेश्चंस करा रहे थे तब भी ये क्वेश्चन आया था
कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव क्या सिग्निफाई करता है, तब भी मैंने आपको जवाब दिया था डिटेल में कि इलेक्ट्रॉन की एटम में टोटल एनर्जी का नेगेटिव होना ये सिग्निफाई करता है कि भैया यहाँ पर आपका सिस्टम कैसा है, अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव यानी कि बाउंड है। तो बस इस बात को देखो ध्यान से, ये बताता है जब आपकी डिस्टेंस ज़्यादा होता है, दो न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, मैं हाथ से दिखाता रहता हूँ, दो न्यूक्लियॉन यहाँ है तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी आप देखें नेगेटिव है। जैसे जैसे पास आते आएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, यानी और अट्रैक्शन, यानी यहाँ पर और के बाद घोर अट्रैक्शन है ना, और के बाद घोर होता है। अब इस अट्रैक्शन यानी बिल्कुल आ चुके हैं, अब अट्रैक्ट होते ही चले जाएंगे, लेकिन अट्रैक्ट होते ही चले जाएंगे तो मैंने कहा था आटे के गोले ना हो जाए, इसलिए ध्यान से देखो यहाँ तक, इस जगह तक आपका F का कौन सा पार्ट काम कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पार्ट बोले तो अट्रैक्टिव, और इस जोन के बाद आपका F पॉजिटिव भी काम करने लगता है। जब F पॉजिटिव भी काम करेगा तो क्या होगा, F पॉजिटिव F नेगेटिव का टोटल धीरे धीरे कम होगा, F नेगेटिव F पॉजिटिव टोटल धीरे धीरे कम हो गया। जरा देखो ध्यान से, इस पॉइंट पर जाकर आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई है जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होने वाला समझ में आ रहा है, F पॉजिटिव F नेगेटिव बैलेंस हो गए। इसलिए ये जो R नॉट है, इस R नॉट को हम कहेंगे मैं क्लिप से लिख देता हूं, इक्विलिब्रियम तो तुम खुद समझ जाओगे ना। ये आर नॉट क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम हो गया, यानी अब ध्यान देखें, जब आपके न्यूक्लियॉन्स दूर थे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, मेरे पीछे ग्राफ देखते आना, ठीक, ये बताएगा आपके जो दोनों न्यूक्लियॉन्स हैं ये अट्रैक्टिव बाउंड सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। जैसे जैसे पास आएंगे पोटेंशियल एनर्जी और ज्यादा नेगेटिव हुई, यानी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने लगे, बट एट द सेम टाइम the repulsive component of the nuclear force comes in play also, वो भी आपका प्ले आउट होने लगता है। तो क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू थी अब वो नेगेटिव ही नहीं होती जाएगी, धीरे धीरे बैलेंस होने लगेगी, नेगेटिव पॉजिटिव यानी धीरे धीरे कम होगी, जीरो होने लगेगी। एक स्टेप पर जाकर आर नॉट यानी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर आपके दोनों फोर्सेस इक्वलाइज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, यानी ये दोनों न्यूक्लियॉन यहां आकर अब बैलेंस हो गए। समझ में आ रहा है। अब तुमने कहा इससे भी अंदर ले जाए, तो चलो R लेस देन R नॉट पे जाओ और R कम करो, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो देखो ध्यान से, यहाँ एनर्जी पॉजिटिव है, यानी यहाँ रिपल्सिव सिस्टम हो जाएगा। इसका मतलब है जो आप इस डिस्टेंस से ये R नॉट इससे भी अंदर दबाओगे तो क्या होगा, वापस रिपेल होके वापस उछल के वहीं आ जाएंगे, पर आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे जाने पर अट्रैक्टिव सिस्टम है। तो हमेशा इधर ले जाओगे तो लौट आएंगे और इधर ले जाओगे तो भी लौट जाएंगे। और ये वही ग्राफ है, अगर थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे तो लास्ट ईयर का इलास्टिसिटी में ग्राफ पढ़ लेना, तब भी यही ग्राफ आता था, वो भी यही बताता था कि इलास्टिक फोर्सेस के साथ क्या होता है, डिस्टेंस बढ़ाओगे R ग्रेटर देन R नॉट, ये होते हैं अट्रैक्टिव, तो रबर बैंड वापस आता है। लेकिन दबाओगे R लेस देन R नॉट तो फिर रिपल्सिव पार्ट आ जाता है, ये वापस हो जाते हैं। तो देखो मेरी बात किसी को नहीं समझ में आई हो तो क्रॉस क्वेश्चन दाबो, फिर मैं उसको देखूंगा। कोई सवाल नहीं, किसी को समझ में नहीं आया भाई? आगे सर पार्टिसिपेंट बेचारे कौन कौन है? चलो सौरभ सिंह, तुम्हें समझ में आ गया? आ गया सर समझ। गुड। और कौन है? दिव्या? आ गया सर। ठीक है। और दिव्या आज तुम्हें स्क्वायर फॉर्म में क्यों चल रही हो? दिव्या दिव्या सर वो नाम लिखना था। अरे देखो दो लोग नहीं, देखो एक साथ दो नामों से क्लास अटेंड करोगे तो यार देखो फीस भी तो ज्यादा रहेगी ना, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है नहीं? चलो ये समझ में आ गया, क्लियर हो जाता है। बस यही आपको यहाँ बताया था। अब मैं अपने बोर्ड पे वापस आता हूँ, स्लाइड पे। ये क्या कह रहा है, जो हम बता दें पोटेंशियल एनर्जी इज लीस्ट एट डिस्टेंस,
कितना दिया हुआ है, आर नॉट इज इक्वल आर नॉट 0.8 फर्मी या फेम्टोमीटर जो भी कहना चाहो। इस आर नॉट पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट है, कितनी है वो दिख रही होगी, 0 ही है। ये रहा आर नॉट, वैल्यू याद रखेंगे तकरीबन 0.8 FM। अब इससे कम डिस्टेंस किया, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियॉन्स इज ग्रेटर देन आर नॉट, ज्यादा है, बड़ा माइक थोड़ा म्यूट करना, अगर इससे डिस्टेंस ज्यादा है तो न्यूक्लियर फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव, तो इनको वापस खींच लाएगा अपनी जगह पर। और अगर डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स लेस देन आर नॉट, उससे भी छोटा कर दिया तो रिपेल करके वापस ले जाएगा, मतलब रहोगे आर नॉट पे। बाहर जाओगे तो खींच लाएंगे, अंदर घुसोगे तो धकेल के बाहर कर देंगे, either by attraction or by repulsion depending on that whether the given distance r is greater than r naught or it is lesser than r naught. The nature of the nuclear force will change and will keep the system in equilibrium. That means that r naught is equals to 0.8 FM. So I hope so this must be very clear to you. Okay. अब कुछ और प्रॉपर्टीज पे हम चले जाते हैं छोटी मोटी। ये अगली प्रॉपर्टी आप बताई जाती है, न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट। चार्ज इंडिपेंडेंट से हमारा मीनिंग है कि आपका न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। जितना फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन में लगेगा उतना ही न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में लगेगा, उतना ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन में लगेगा। क्योंकि अगर केवल प्रोटॉन प्रोटॉन में लगाओगे तो न्यूट्रॉन धीरे से पीछे की गली से खिसक जाएंगे। इसलिए मैंने कहा न्यूक्लियर फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट है, चाहे न्यूट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, सब पर बराबर से आपका काम करता हुआ जाएगा। चार्ज इंडिपेंडेंट, द इंटरएक्शन बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर वन और बोथ न्यूक्लियॉन्स हैव चार्ज ऑन देम। या दूसरे शब्दों में द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, चाहे कोई सा भी पेयर लें, इज सेम, वो सब में सेम रहेगा, चार्ज इंडिपेंडेंट। अगला आता है न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज का मतलब है कम डिस्टेंस पर काम करेगा। जैसे आपको याद होगा ग्रेविटेशन होता है लॉन्ग रेंज। ग्रेविटेशन अगर मैं ये पेन छोड़ दूं तो यहाँ भी काम करता है 2 मीटर के डिस्टेंस पे, और अगर आप यहाँ से मून की बात करें 2 लाख किलोमीटर, वहां भी काम करता है। सन तक चले जाए 15 करोड़ ऑफ किलोमीटर, वहां भी काम करता है। दैट मीन्स ग्रेविटेशन इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। लेकिन सोचो अगर न्यूक्लियर फोर्स लॉन्ग रेंज हो जाए तो क्या होगा, बताओ, कोई मुझे बताएगा? अगर न्यूक्लियर फोर्स लॉन्ग रेंज हो जाए तो क्या होगा? सन के पास चले जाएंगे, सब प्लैनेट कोलैप्स हो जाएंगे। और तो मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ, इनडायरेक्टली बताता हूँ, मुझे ध्यान से सुनो, शायद समझ में आए, पर बताना। मैं बताता हूँ अगर न्यूक्लियर फोर्स लॉन्ग रेंज हो गया तो रदरफोर्ड की भविष्यवाणी सत्य हो जाएगी। नहीं आया समझ में? रदरफोर्ड बेचारा कह रहा था इलेक्ट्रॉन एक दिन घूमता 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 थक के न्यूक्लियस में कोलैप्स करेगा। अगर न्यूक्लियर फोर्स लॉन्ग रेंज हुए और हम प्लेनेट तक तो छोड़ो, बाद में पहुंचेंगे, घर के बाहर ही झांक लिया कहीं न्यूक्लियर फोर्स ने, घर के बाहर समझ आ रहा है, न्यूक्लियर फोर्स ने गर्दन निकाल के न्यूक्लियस से बाहर भी झांक लिया, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएंगे, आपके एटम यानी कि दुनिया कोलैप्स कर जाएगी। तभी मैंने कहा रदरफोर्ड की भविष्यवाणी सही हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना कैसा है, शॉर्ट रेंज केवल कितने डिस्टेंस में लगेगा, विद इन द न्यूक्लियर रेंज 10-15-14 मीटर। क्लियर है? क्या कहता है, न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स दैट एग्जिस्ट ओनली व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इज कंपेरेबल टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस दैट इज 10-15 मीटर। उससे बाहर जाओगे, उससे दूर जाओगे तो ये फोर्स नहीं लगता, अगर लग गया तो इलेक्ट्रॉन्स खींच के जमा कर देगा। क्लियर हो जाता है? अब किसी को कोई दिक्कत, हाँ या ना? सैचुरेटेड फोर्स होता है, सैचुरेट मतलब बढ़िया चल रहा है, अचानक से जीरो हो जाएगा, बोले यहाँ तक। सैचुरेट मतलब कांस्टेंट,
और इसके बाद खत्म, और इसके बाद खत्म एक्चुअली ध्यान देखना 3 फर्मी, 3 फर्मी के आसपास ये फोर्स अपने हाथ खड़े कर देता है। कैसे, कौन से पार्ट पे थे, हाँ यह था, न्यूक्लियर फोर्स इज ए सैचुरेटेड फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स बिकम्स क्विकली जीरो, सडनली जीरो भी कह देंगे, अचानक से लगभग खत्म हो जाएगा। when the distance between two nuclei is just about 3 फर्मी, 3 फर्मी के आसपास खत्म। thus a neutron can attract only the nearest neighbors and has no influence on other nucleons। कोई भी न्यूट्रॉन जो है अपने जस्ट बगल वालों को ही खींच पाएगा, तो उसको जो अड़ोस पड़ोस तक अगले मोहल्ले तक जाए तो उसका कोई रोल नहीं होगा। तो वैल्यू याद रखना कितने तक लगता है, केवल और केवल 3 FM तक आपका ये फोर्स काम करता हुआ जाएगा। ओके, देन कुछ छोटी छोटी चीजें और फिर इसके बाद हम आगे जाते हैं। न्यूक्लियर फोर्स इज एन एक्सचेंज फोर्स, ये तो बता ही रहे थे यार, इसमें कौन सी मान बात है, तब से ही तो बता रहे थे। पाई मेजॉन पॉजिटिव नेगेटिव एक्सचेंज होते हैं, एक्सचेंज फोर्स होता है, इतना समझा हमारा। न्यूक्लियर फोर्स आर ड्यू टू द चेंज ऑफ पाई मेजॉन्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। इसी पे तो हम डॉग बोन एनालॉजी की बात कर रहे थे कि जो पाई मेजॉन है इनमें कौन सी चीज लगती है, इनमें आपकी लगती है डॉग बोन एनालॉजी। देन आपसे कहता है न्यूक्लियर फोर्स इज ए नॉन सेंट्रल फोर्स। नॉन सेंट्रल फोर्स का मतलब समझ में आता है, सेंट्रल फोर्स हम कहने कहते थे जो अपने सेंटर्स की तरफ लगते थे। जैसे अगर ये एक है और एक दूसरा है तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कहाँ लगेगा, along the line joining their centers। अगर एक इधर होगा इनके बीच में जो लगेगा वो कहाँ लगेगा, along the line joining their centers and so on। तो ये आपका कैसा होता है, नॉन सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि दो न्यूक्लियॉन्स का फोर्स डज नॉट एक्ट along the line joining their centers। ये सेंट्रल था, और मैंने कहा नॉन सेंट्रल कैसा हुआ, जो इस लाइन पर ऐसे एक्ट नहीं करेंगे। देन आपका जाता है न्यूक्लियर फोर्सेस स्पिन डिपेंडेंट। स्पिन डिपेंडेंट क्या आपको मालूम है, अभी लास्ट राउंड में हम लोग प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए डिस्कस कर रहे थे, किसी को याद है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम कितना था, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम, वेरी गुड, ये आपका था हाफ h/2π, और मैंने कहा था ये हाफ है आपकी s यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर। फिर मैंने ये भी कहा था ये जो s है ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डिपेंडिंग अपॉन। तो अब जो आपके दो न्यूट्रॉन्स या दो प्रोटॉन्स का पेयर बना जो आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनके साथ दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है दोनों का स्पिन का डायरेक्शन सेम हो, और हो सकता है कि दोनों के स्पिन अपोजिट हो। भाई पूरे न्यूक्लियस के सब एक ही डायरेक्शन थोड़ी घूम रहे होंगे, कुछ सेम डायरेक्शन में होंगे, कुछ अपोजिट भी होंगे। तो ये जो फोर्स है ध्यान देखो, ये स्पिन पर डिपेंड करता है, और कैसे डिपेंड करता है वो अभी याद मिल जाएगा, स्पिन डिपेंडेंट। It has been observed that the nuclear force between nucleons having parallel spins, parallel मतलब जिनके सेम डायरेक्शन हो, जैसे दोनों क्लॉकवाइज हैं या दोनों आपके एंटी क्लॉकवाइज हैं, तब फोर्स ज्यादा होगा। और अगर एंटी पैरेलल स्पिन है कि एक क्लॉकवाइज घूम रहा है एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उनका फोर्स कम हो जाएगा। तो जाओ, पैरेलल स्पिन इज ग्रेटर देन द फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स हैविंग एंटी पैरेलल स्पिन्स। अगर एंटी पैरेलल स्पिन है तो उनके बीच का फोर्स आपका कम हो जाएगा। क्या ये कहानी समझ में आती है, हाँ या ना मुझे बताएं। ठीक, चलो अब 1 मिनट में जरा वीडियो वाली चीज बंद कर दो।